जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन देखते हैं हर बार की तरह, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि वो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें मॉन्क्स के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं कि उन्हें कैसे संघ में रहना है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उससे जुड़े हुए नियम उसमें बताए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से पिटक में ये बातें कही गई है, यानी उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या फिर अभिधम्म पिटक। तो जहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताने वाली बात होगी, उस पुस्तक का नाम, उस पवित्र पुस्तक का नाम होगा विनय पिटक। तो ये जो त्रिपिटक है, ये तीन महत्वपूर्ण बौद्ध से जुड़े हुए जो भी ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों पुस्तकें हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पुराना पिटक या सबसे छोटा जो पिटक लिखा गया है वो है तीनों पिटकों में से विनय पिटक। अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए बताया गया है कि आपको कैसे आचरण, आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ नियम से ये बातें जुड़ी हुई हैं, तो वो विनय पिटक ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। उसके बाद एक और चीज़ यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विनय पिटक है उसमें नियम बताए गए हैं कि आपको दैनिक जीवन में किस तरीके से रहना है, कौन कौन से आचरण आपको कैसे अपनाना है। सुत्त पिटक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें बुद्ध जी के द्वारा बताए गए जो उपदेश हैं, धर्म के बारे में जो उन्होंने बात कही, जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों पे उन्होंने बात कही, जिससे हमें मोरालिटी पता चलती है, जिससे हमें धर्म और नैतिकता के बारे में परिचय होता है, हमें ज्ञान मिलता है, वो सारी बातें आपको सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे फिलॉसफी की बात की गई है, दर्शन की बात की गई है, मेटाफिजिक्स की बात की गई है, जिसे हम तत्व मीमांसा बोलते हैं। इसमें नैतिकता की बात की गई है, मनोविज्ञान की बात की गई है, अध्यात्म की बात की गई है। तो ये सब आपको अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर फर्टिलाइजर्स, जो कि खाद, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में होता है जब भी हम पर हेक्टेयर के हिसाब से देखते हैं? यानी इस राज्य में जो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होता है, जो खाद का खपत होता है, आप देखेंगे कि एक हेक्टेयर पे, प्रति हेक्टेयर पे कितना ज़्यादा किलोग्राम ये यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का। तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक इसी राज्य में प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में एक हेक्टेयर में 160 किलो का उर्वरक या फर्टिलाइजर प्रयोग होता है, तो इस राज्य में वो बहुत ज़्यादा गुना है, सबसे अधिक है बाकी राज्यों की तुलना में। यानी भारत के किस राज्य में उर्वरकों की सबसे अधिक खपत, यानी कि प्रति हेक्टेयर में जो किलोग्राम में अगर आप देखेंगे तो इस राज्य में होती है। इसका नाम बताना है। तो ये राज्य है आपका डी, पंजाब। यानी पंजाब वो राज्य है जहाँ पर प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों का खपत होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन से ऐसे फेमस रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने सतार नदी, जो कि झांसी में है, उसके पास अपना एक बेस बनाया था 1920 के दशक में, और उन्होंने जो उपनाम अपनाया था वो था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। यानी किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से झांसी में सतार नदी के पास अपना अड्डा, अपना बेस स्थापित किया था? ये भगत सिंह जी थे, उधम सिंह जी थे, खुदीराम बोस जी थे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। तो जिन्होंने अपना उपनाम पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना बेस सतार नदी, जो कि झांसी में पड़ता है, वहाँ पर अपना एक अड्डा स्थापित किया था, वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 में, और 1931 में एक बहुत बड़ी गन फाइट हुई, गोलीबारी हुई दोनों तरफ से, अल्फ्रेड पार्क में, ये प्रयागराज में है। और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का निधन हुआ, वीरगति को वो प्राप्त हुए, और वो दिन था 27 फरवरी का 1931 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसने ये बात कही थी? हमारे संविधान निर्माताओं में किसने ये बात कही थी संविधान सभा में? जब संविधान सभा में संविधान बनाने को लेकर डिबेट हो रहा था, बहस छिड़ी हुई थी, तो 27 अगस्त 1947 में इन्होंने बोला कि आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज़। यानी मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन
क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। ये बात किसने कही थी? क्या आरवी धुलेकर जी ने कही थी, गोविंद वल्लभ पंत जी ने कही थी, बी पॉकेट बहादुर जी ने कही थी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कही थी? तो ये बात गोविंद वल्लभ पंत जी ने कही थी संविधान सभा में, जब उस समय संविधान बनाने को लेकर बहस हो रहा था। और गोविंद वल्लभ पंत जी जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, बल्कि 1956 के आसपास से 61 तक ये हमारे होम मिनिस्टर भी थे, भारत के होम मिनिस्टर थे, यूनियन होम मिनिस्टर थे। और जब इनका हार्ट अटैक से निधन हुआ तब भी ये उस समय पद पर मौजूद थे, यानी उस समय ये होम मिनिस्टर ही थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि जो फ्लैग कोड है हमारे भारत का, यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 नियम के हिसाब से, जब भी झंडे सीरियल में ऐसे एक के बगल में एक फहराए जाएंगे सारे देशों के, अलग अलग देशों के, तो उसमें अपना राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारे देश का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको कहाँ फहराया जाएगा, ये नियम बताया गया है। और ये नियम है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से। यानी भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब राष्ट्रीय ध्वज को अन्य झंडों के साथ एक पंक्ति में प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि एक लाइन में डिस्प्ले किया जाएगा, तो हमारा भारत का ध्वज, हमारा जो अपना ध्वज है, हमारा झंडा है, वो किधर फहराना चाहिए? बीच में, सबसे बाईं तरफ, सबसे दाईं तरफ, या फिर पंक्ति में कहीं पे भी आप अपने हमारे देश के ध्वज को लहरा सकते हैं। तो ये जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, ये बोलता है कि जब भी इस तरह की पंक्ति में सारे अलग अलग देशों के झंडों के साथ हमारे ध्वज को फहराया जाएगा, तो हमारे भारत का ध्वज सबसे दाहिने तरफ आखिरी में होना चाहिए, यानी कि ऑन द एक्सट्रीम राइट, एकदम दाहिनी ओर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है, ये जर्मनी है, तो सबसे दाहिने तरफ जो झंडा आपको दिखेगा वो अपने देश का झंडा होगा, अपना राष्ट्रीय ध्वज होगा। और यही बात इस संहिता में भी कही गई है, आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट? यानी भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या रखा गया था? लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, या फिर ऑपरेशन विजय? तो इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, इसको ध्यान रखिएगा। तो 18 मई 1974 का वो समय था, वो दिन था जब भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था हम लोगों ने। उसके बाद एक ऑपरेशन शक्ति और किया गया था अटल जी के टाइम में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के टाइम में ऑपरेशन शक्ति हुआ था। अब ऑपरेशन शक्ति अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन हुआ था, 11 मई और 13 मई 1998 में। जो इम्पोर्टेंट है हमारे जानने के लिए वो ये है कि जब 11 मई को पहले परमाणु परीक्षण हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो उसमें फ्यूज़न बम का इस्तेमाल हुआ। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि जब 2 अणु होते हैं, दो आपके एटम्स होते हैं, तो जब ये 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तब ये आपका एक साथ होते हैं, तब ये फ्यूजन होता है। और जब ये 2 हिस्से में अलग अलग एक बड़ा सा एटम जब 2 छोटे छोटे एटम में टूटता है तो ये फ्यूजन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब फ्यूजन बम का यूज़ किया गया, और 2 फ्यूजन बम का यूज़ किया गया 11 मई को, और फिर 13 मई को हम 2 और फ्यूजन बम का यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ऑपरेशन शक्ति हुआ तो उसके तहत हम लोगों ने फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही तरह के बम का इस्तेमाल किया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, कुल मिला के यही बताना था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से प्रधानमंत्री सहित जब बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आप मिलाएंगे तो उनकी संख्या, उनका प्रतिशत कुल हमारे लोकसभा में मौजूद सदस्यों के कितना होना चाहिए, कम से कम अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं तो कितने प्रतिशत हमारे अधिक से अधिक मंत्री होने चाहिए उनकी तुलना में, लोकसभा के टोटल सदस्यों की तुलना में। यानी उससे ज़्यादा लिमिट नहीं पार होनी चाहिए मंत्रियों की, प्रधानमंत्री को मिलाकर। ऐसा इसलिए किया गया, इस प्रावधान को बनाया गया कि अगर मान लीजिए 550 तो हमारे लोकसभा के टोटल सांसद महोदय लोग हैं, तो ये नहीं है कि उसमें से 200 लोगों को आपने उठा के मंत्री बना दिया। तो एक लिमिट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने आप को रोकें, जहाँ पर आप कैबिनेट को सुचारू रूप से चला सकें, जहाँ पर आपका एक पकड़ हो सरकार का अपने मंत्रिपरिषद पे। तो मंत्रिपरिषद का प्रतिशत कितना होगा कुल जितने भी सदस्य हैं उनके तुलना में। यानी 91वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 2003,
उसके अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम से कम नहीं, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा 15%। यानी 15% किसका? जो 545 या 543 हमारे टोटल सांसद महोदय लोग हैं, इससे अधिक संख्या आप मंत्रियों का नहीं लगा नियुक्त कर सकते हैं। यानी 10% आप 543 का निकालिए तो कितना होगा? 54, और आधा कर लीजिए तो 27। तो यानी कि 81-82 मंत्रियों से अधिक आप मंत्रिपरिषद में लोगों को जगह नहीं दे सकते हैं, और इसमें प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को छोड़ के ये बात नहीं हो रहा है। और ठीक यही बात राज्यों पे भी लागू होती है कि जब उन्हें मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का गठन करना होगा, तो कुल सदस्य जितने भी विधानसभा में कुल मिलाकर जो विधायकों की संख्या होगी, उसका 15% से अधिक संख्या मंत्रिपरिषद की नहीं होनी चाहिए। तो अपने उत्तर प्रदेश में पहले 404 थे विधायक महोदय लोगों की संख्या होनी चाहिए। तो अब जो माननीय विधायक गण हैं, 404 नहीं होकर अब 403 होंगे, क्योंकि एंग्लो इंडियंस की अब वहाँ पे नॉमिनेशन नहीं होता है। तो 15% 403 का निकाल लीजिए, 10% 40, और उसके बाद आप वैसे निकाल लीजिए 5%, आधा कर दीजिए उसका। ठीक है, तो 20, यानी कि 60 से 61 मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं कुल मिला के अधिक से अधिक। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इसी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यानी 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, उसमें ये बात भी कही गई है कि ये तो अधिक से अधिक संख्या आपने बता दी, कम से कम भी तो बताइए। तो केंद्र में तो कम से कम भी एक ठीक ठाक रेंज में होते हैं। राज्यों की चिंता की गई तो कम से कम बोला गया कि 12 मंत्री गण से कम नहीं होने चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो यानी कि 12 कम से कम आपके पास मंत्रिपरिषद का एक समूह होना चाहिए मुख्यमंत्री को मिला के। तो ये नंबर कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल यानी अरस्तु, थेल्स, एरेटोस्थीन्स या फिर टॉलेमी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एरेटोस्थेनेस को हम ज्योग्राफी का फादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द भूगोल का, ज्योग्राफी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद इनकी जो ग्रहों को लेकर समझ थी वो भले ही छोटे स्तर पे थी, लेकिन इनके पास एक समझ थी, और उसी की मदद से इन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया था। यानी इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि थी, सरकमफेरेंस का मतलब क्या है? ये हमारी धरती है, ये हमारा रेडियस है, दो रेडियस आपस में आप जोड़ लीजिए, एक छोर से दूसरे छोर के बीच का सर्कल का ये जो डिस्टेंस होता है, जो सेंटर से पास करता है, यही आपका क्या होता है? सरकमफेरेंस यानी परिधि। तो उन्होंने, तो ये तो आपके 2r हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, और उसके बाद सरकमफेरेंस क्या हो गया? 2πr आप कर दीजिए, यानी कि ये आपकी अर्थ है, तो इसके बिल्कुल बाउंड्री पे आप गोल गोल चलते रहिए। ठीक है, वो तो डायमीटर होता है। तो ये बाउंड्री पे जब आप इस पॉइंट से शुरू होके पूरा बाउंड्री को मापते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये जो आप दूरी तय किए हैं इसी को हम बोलते हैं परिधि यानी कि सरकमफेरेंस। और ये कैसे निकलता है? जो रेडियस आपने निकाला है उसका फॉर्मूला है 2πr, और इस तरीके से आप परिधि को कैलकुलेट कर लेते हैं। इनमें से कौन सा रूरल हाउसिंग स्कीम है जिसे रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया? यानी भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को, इंदिरा आवास योजना को, दीनदयाल अंत्योदय योजना को, या फिर राजीव आवास योजना को? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा आवास योजना। 1985 के समय में राजीव गांधी जी की जब सरकार थी, तब उस समय ये इंदिरा आवास योजना को लॉन्च किया गया था, और बाद में इसी को पुनर्गठित करके, इसमें बदलाव करके, रिवैम्प करके, रिस्ट्रक्चर करके आज हमें जो नया स्कीम देखने को मिलता है उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इससे जुड़ी हुई दो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को चालू किया गया था, ग्रामीण बाद में आया था, और ये समय था 25 जून 2015। अब जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, तो इसको लागू करने वाले भी मिनिस्ट्री या जो मंत्रालय होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होगा। यानी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन तो है, जिसे आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है MUHA, वही उसे लागू कर रहा है, और इसे कार्यान्वित करने का काम भी यही इसी की जिम्मेदारी है, जिसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। जब हम अगले साल देखते हैं 2016 में,
तब फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लॉन्च किया गया था। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसे लॉन्च किया गया था, शुरुआत इसकी जो की गई थी वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। लेकिन फिर से जो ये कार्यान्वयन करने वाला इसका जिम्मेदारी है, जो इसे कार्यान्वित इम्प्लीमेंट करने वाली जिम्मेदारी है, वो फिर से किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास, यानी आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, ठीक है, उसी के पास फिर से इसकी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। तो शहर और ग्रामीण दोनों की कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास है। तो ये हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए।